Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys. I hope everyone is doing good. Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. Good morning, Nancy. Good morning, Simran. Good morning, Abhishek. Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. Today we are going to start with a new chapter. और हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, द लेटर वैदिक एज. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द अर्ली वैदिक एज, जिसको आर्यंस, एडवेंट ऑफ आर्यंस के नाम से भी जाना जाता है. अब हमें थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाना है और इस चैप्टर में फ्रॉम अर्ली वैदिक नाउ वी आर ट्रांजिटिंग टू लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की. आप लोगों ने बताया नहीं, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज फटाफट से. ऑल गुड है, ठीक है. चलिए, ओके. सो द चैप्टर नंबर 7, द लेटर वैदिक फेज. अब हम कंपेयर भी करेंगे कि अर्ली वैदिक से हम लेटर वैदिक में आए, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज क्या फर्क पड़ा, दोनों के कल्चर में क्या फर्क पड़ा, हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे साथ साथ. जैसे हमने आपको हमेशा हड़प्पन्स के साथ में अर्ली वैदिक को कंपेयर किया है, राइट? हम लोगों ने डिस्कशन किया जितना भी, जब हमने पढ़ा, हमने हमेशा हड़प्पा, अपनी आईवीसी जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन्स, उनको कंपेयर करके चले थे अर्ली वैदिक के साथ, ताकि अपने को क्लियरली समझ में आए कि यार कहाँ डिफरेंस आ रहा है दोनों में, है ना? अब ऐसे ही अर्ली वैदिक को कंपेयर करके चलना है लेटर वैदिक से. अब हम जो पढ़ेंगे लेटर वैदिक को, उसको जरूर पीछे बैकवर्ड उसका कंपैरिजन करेंगे अर्ली वैदिक के साथ. ठीक है भाई, चलिए. अब आप देखिएगा पूरा जो एरिया इसमें कवर होने वाला है लेटर वैदिक में. ऑफ कोर्स अगर आप दोनों का एरिया देखिएगा तो अभी ये ज्यादा वो हो गया है, जो एरिया है इट हैज बिकम अ बिगर वन, राइट? सो एरिया एक्सपैंड हुआ है. पहले जो एरिया कन्फाइंड था नॉर्थ वेस्ट साइड में, ज्यादा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, अभी लेटर वैदिक यानी कि 1100 से कुछ 500 बीसी के बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं. अब आप यहां से देखिए सर, ये पूरा जो एरिया, नाउ दिस इज द एरिया. और यहाँ पे क्लियरली अगर आपको समझ में आए तो अब हम सिर्फ अपर गेंजेटिक तक लिमिटेड नहीं है, अब लोअर गेंजेटिक, मिडल गेंजेटिक तक भी हम लोग फैल गए, है ना? तो ये पूरा का पूरा एरिया नाउ इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, और कंपैरिजन देखिए बहुत जरूरी है. जिस टाइम पे ये फर्स्ट अर्ली वैदिक हमने देखा, तो अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड लगभग 500 से 1500 से 1100 के बीच में हम लोग मान के चलते हैं भाई. 1500 से 1100 बीसी वाज द अर्ली वैदिक पीरियड, और लेट वैदिक पीरियड जो है वो आपका 1100 से 500 के बीच में है. ठीक है ना? तो ये एक तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी. आखिरी जो लेट हड़प्पन्स थे वो हमने कब बोला? जो आखिरी का लेट हड़प्पन्स का टाइम था. लेट हड़प्पन्स वी हैव सीन लगभग 1900 से लेकर के 1200 के आसपास, है ना? तो यहाँ पे एक ओवरलैप देखने को मिला था. ये 1500 से 1100 और ये 1900 से 1200, तो एक ओवरलैप है 300 साल के आसपास का. अब यहाँ पे क्लियरली अगले 1000 साल, अगले 600 साल 1100 से 500 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे जो 600-700 साल है, दिस इज योर लेट वैदिक पीरियड. एरिया वाइज कंपेयर करेंगे तो जहां पे अर्ली वैदिक जो एरिया है वो कन्फाइंड है आपका मोस्टली आपका नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, और थोड़ा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कन्फाइंड है. और थोड़ा बहुत ये वाला जो एरिया है आपका, दिस इज द अपर गेंजेटिक प्लेन, यहाँ पे कन्फाइंड है. लेकिन अब इस एरिया को आप एक्सपैंड होते देखेंगे
तो ये एरिया यहाँ इस तरफ एक्सपैंड हुआ है, नीचे की तरफ एक्सपैंड हुआ। फिर आपका यानी अब आपका थोड़ा वेस्टर्न पार्ट भी इसमें कवर हो रहा है, और वेस्टर्न पार्ट के साथ साथ आपका लोअर और मिडिल गंगा प्लेन्स, ये भी एक्स्ट्रा एरिया ऐड हुआ है। तो क्लियरली एक्सपेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पहले नोट्स बनाएंगे जैसे हम लोग करते हैं, पहले कुछ क्विक क्लास नोट्स और फिर उसको एनसीईआरटी से कवर करेंगे। डालिए जरा हेडिंग डालिए, एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक पीरियड। जो पहला आपका आज का टाइटल बनेगा, हेडिंग बनेगा, दैट इज एक्सपेंशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। और ब्रैकेट में इसका टाइम फ्रेम भी लिख दीजिएगा, 1100 से 500 बीसी के बीच में। ठीक है, अब देखिए हमें जो भी पता है इस पूरे पीरियड के बारे में, जो भी हम जानते हैं, जो कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड is based on the Vedic text. It is based on the Vedic text. हमें जो पता है वो वैदिक टेक्स्ट से पता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या हो गया लेटर वैदिक को पढ़ने के लिए? हमारा वैदिक टेक्स्ट। जो पता है इसी में पता है, इसके अलावा तो हमें नहीं पता। तो ये हमारे लिए सबसे फुल प्रूफ इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया इस पीरियड को जानने के लिए। ठीक है जी। और इसी वैदिक टेक्स्ट में देयर इज अ टर्म विच यू यूज विच इज कॉल्ड संहिता, कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास। हमारे पास वी हैव कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास, बहुत सारे वैदिक मंत्रों के जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द वैदिक मंत्रास, उसे कहा जाता है एज संहिता, दैट इज कॉल्ड संहिता। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास इज कॉल्ड ABCD, 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो संहिता, जितने भी वैदिक मंत्राओं का एक कंपाइलेशन कलेक्शन को संहिता कहा जाता है। ठीक है जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं हेंस द ऋग वैदिक संहिता इज ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट? प्लीज नोट इट डाउन। इसीलिए जो ऋग वैदिक संहिता है, यानी ऋग्वेद में जो भी कलेक्शन है वैदिक मंत्राओं की, ऋग वैदिक संहिता, it is considered to be the oldest Vedic text. It's the oldest Vedic text. प्लीज नोट करके चलिएगा। ठीक है। नाउ इसमें जहां तक वेदों की बात है, वैदिक टेक्स्ट आप ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं। सो वी हैव द 4 वैदिक टेक्स्ट्स, और वो 4 वैदिक टेक्स्ट जो हैं, दैट इज योर ऋग्वेद, दैट इज योर सामवेद, यजुर्वेद एंड योर अथर्ववेद। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, और वो डिटेल हम स्लाइड से पिकअप करेंगे। ठीक है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टेक्स्ट के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब जितनी भी वैदिक संहितास थी, अभी आएंगे इनके ऊपर, हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले आप नोट्स पे ध्यान दीजिए। और जितने भी हमारे पास वैदिक संहितास हैं, ऑल दीज वैदिक संहितास, they were followed by ब्राह्मणास। पहले वैदिक संहिता बनी, वैदिक संहितास के बाद ब्राह्मणास बने,
ब्राह्मणास में क्या चीज थी? ब्राह्मणास वर एक्चुअली, दे वर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला। इसमें बहुत सारे रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले थे और उनका एक्सप्लेनेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका कंटेंट हो गया कि ब्राह्मणास में क्या चीज है, ब्राह्मणास का कंटेंट क्या है जी। तो इसके अंदर कौन सा कंटेंट है? रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला और उनका एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है एक समझने वाली कि जितने भी लेटर वैदिक टेक्स्ट है, ऑल द लेटर वैदिक टेक्स्ट, all the later Vedic text, they were compiled in, they were all compiled upper Gangetic Basin. अब ये चीज आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट कहाँ कंपाइल किए गए? अपर गैंजेटिक, मिडिल गैंजेटिक, लोअर गैंजेटिक, समथिंग लाइक दैट। आंसर वुड बी अपर गैंजेटिक बेसिन। ठीक है, नोट करके चलिएगा। नाउ अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आएगी, एक और मजेदार चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। We got 700 new painted gray ware sites during this period. तो लेटर वैदिक में करीब करीब 700 नई पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स का मतलब है लेटर वैदिक साइट्स। पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स मतलब कि लेटर वैदिक साइट्स भी बोल सकते हो। तो करीब करीब 700 नई साइट्स हमको देखने को मिली इस पीरियड में। तो क्लियरली दिस शोज द एक्सपेंशन। ये क्या शो करता है? दिस क्लियरली शोज दैट देयर वाज एक्सपेंशन फ्रॉम द अर्ली वैदिक साइट्स। तो अर्ली वैदिक साइट्स का जो है अब क्लियरली एक्सपेंशन आपको मिलेगा। 700 के करीब नई साइट्स अपने को देखने को मिली हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो नई साइट्स हैं इनमें खास बात क्या थी? यानी कि सर लेटर वैदिक साइट्स में और पेंटेड ग्रे वेयर जो नई साइट्स थी इनमें खास बात ये थी कि वी ऑल्सो सॉ देयर वाज ऑल्सो स्टार्टेड द यूज ऑफ आयरन। और ये एक चीज थी जो पहले मिसिंग थी। अर्ली वैदिक साइट्स में आयरन का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था ना, लेकिन लेटर वैदिक टाइम्स की साइट्स में आपको आयरन का इस्तेमाल होते नजर आएगा। ये एकदम स्टार मार्क पॉइंट है। सबसे पहले सर आयरन का यूज कहां देखने को मिलता है? लेटर वैदिक टाइम्स में मिलता है। लेटर वैदिक साइट्स में आपको आयरन का इस्तेमाल होता नजर आएगा, वो भी अच्छे खासे स्केल पे। सबसे ज्यादा ये आयरन जहां यूज हुआ, सबसे ज्यादा इसकी साइट्स आपको कहां मिलती हैं? मेनली पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान। ये कुछ एरियाज हैं, ये कुछ इलाके हैं जहां पे ये आयरन यूज के साइट्स आपको देखने को मिलती है ना। तो ये पूरा एरिया आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा ये जो नया साइट्स फैली हुई हैं, तो गंगा यमुना दोआब, यहां भी साइट्स हैं। ये जो गंगा यमुना दोआब का है एरिया, वहां भी ये नई साइट्स है जहां पे आयरन के यूज के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये आयरन इन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। सब कुछ काफी इंटरकनेक्टेड है। सर ये एक्सपेंशन क्यों कर पाए? ये जो लेटर वैदिक के लोग थे ये एक्सपैंड क्यों कर पाए? एक्सपेंशन का मतलब ऐसा हुआ ना कि इन्होंने बहुत लोगों को हराया होगा। भाई अपना एरिया बढ़ाने के लिए इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी, इन्होंने कितने सारे वॉर बैटल लड़ी होंगी, अपना एरिया एक्सपैंड किया। और ये उस एक्सपेंशन में कामयाब क्यों हुए? बिकॉज ये लोग आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे। आप बात समझ रहे हैं? आयरन का इस्तेमाल करते थे, आयरन के वेपन्स बनाने लगे, जो इनके पास एडवांटेज था।
ये आयरन का इस्तेमाल इनके टूल्स, इनके वेपन्स में ऐसा हुआ कि इनको एक्सपेंशन में हेल्प मिली, बाकी लोगों से सुपीरियर साबित हो गए ये लेटर वैदिक के लोग। तो आयरन का इस्तेमाल जो है इनके लिए सक्सेस लेकर के आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट डाल के आप जरूर लिखिएगा, द वैदिक पीपल सक्सीडेड, द वैदिक पीपल दे सक्सीडेड in the second phase, they succeeded in the second phase of their expansion. They succeeded in the second phase of their expansion because they used iron weapons. Because they used iron weapons. और ये इनके लिए बहुत एडवांटेजियस साबित हुआ। प्लस एक और एडवांटेज इनके पास थी, इट वॉज द हॉर्स ड्रोन चैरियट्स। तो ये जो घोड़े वाले रथ थे इनके लिए वो, और आयरन वेपन्स, ये दो सबसे बड़े इनके सक्सेस का रीजन है लेटर वैदिक लोगों का सेकंड फेज का एक्सपेंशन। तो ये बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। आप एज अ नोट इसको लिख सकते हैं। लेटर वैदिक टाइम्स में एक बहुत जो इन्फ्लुएंशियल मोस्ट पावरफुल लोग हुए हैं, द मोस्ट पावरफुल पीपल, दे वर कुरु पंचाल। तो जो कुरु पंचाल आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये जो दो बड़े क्लैंस मिलकर के एक हुए थे, कुरु पंचाल का जो पूरा एरिया था, इन्होंने इस टाइम पे देयर कैपिटल दे मेड देयर कैपिटल एट हस्तिनापुर। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है इस टाइम पे कहां पे स्थापित की? हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। और ये नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। हस्तिनापुर क्या है? आज का प्रेजेंट डे मेरठ। आज उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वो उस जमाने का हस्तिनापुर था, और हस्तिनापुर इन लोगों का कैपिटल था। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये नाम महाभारत के टाइम पे आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये आपको सामने देखने को मिलेगा। इनफैक्ट महाभारत इसी टाइम पे हुई है। महाभारत का कहा जाता है कि करीब करीब 950 बीसी के आसपास, एक जनरल माना जाता है कि 950 बीसी के आसपास महाभारत हुई थी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपको महाभारत जो है, तो महाभारत का जो बैटल हुआ वो 950 बीसी का, मतलब फिर तो लेटर वैदिक में हुआ, क्योंकि लेटर वैदिक आपका 1100 से 500 बीसी के बीच में है ना। तो उस हिसाब से टाइम फ्रेम महाभारत इसी फेज में आपको देखने को मिलेगा। तभी आपको ये नाम हस्तिनापुर और ये सारे नाम उस महाभारत से रिलेटेड आपको मिलते हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, ये तो हमने एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, बेसिक आइडिया दे दिया। इसको एनसीईआरटी से भी पिकअप करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस, क्विकली प्लीज। यहां तक पॉइंट इज क्लियर? नोट कर लिया सब लोगों ने? अब एनसीईआरटी से पिकअप करें जरा। हाँ जी, वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स गाइस। काइंडली बी क्विक इन योर रिस्पॉन्स, वी डोंट हैव टाइम। नाउ लेट्स से व्हाट एनसीईआरटी सेज। एनसीईआरटी में क्या है जरा उसको पिकअप करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सपेंशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, एनसीईआरटी इस टाइम पीरियड को थोड़ा अलग डिफाइन करती है। एनसीईआरटी 1000 से 600 बीसी मानती है। हम लोगों ने 1100 से 500 बीसी रखा है इसका टाइम पीरियड। नाउ द हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड,
इट इज बेस्ड मेनली ऑन द वैदिक टेक्स्ट, जैसे कि हमने आपको समझाया, सब कुछ वैदिक टेक्स्ट से हमें इसका पढ़ने को मिलता है। और ये सब कंपाइल हुए हैं एट द इन द एज आफ्टर द एज ऑफ ऋग वेदा। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और द मंत्रास, द कलेक्शन ऑफ दीज वैदिक मंत्रास वाज नोन एज संहितास, जो हमने आपको बोला, और बोला एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक संहिता इस हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट हुआ, जिसके बेसिस पे वी हैव डिस्क्राइब द अर्ली वैदिक एज। फॉर द पर्पसेस ऑफ सिंगिंग द प्रेयर्स ऑफ ऋग वेदा, दे वर सेट टू ट्यून, एंड दिस मॉडिफाइड कलेक्शन वाज नोन एज समावेदा और सामवेद संहिता। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पहले जो ऋग्वेद में जो भी प्रेयर्स थी, वो कोई म्यूजिक के साथ, कोई टोन के साथ नहीं, सिंपल मंत्र उच्चारण करते थे, जिसे नॉर्मल मंत्र पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया लेटर वैदिक टाइम में, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि उन्होंने उन प्रेयर्स को सिंग करने के लिए, उनको गाने के लिए, उन प्रेयर्स के लिए एक ट्यून बनानी सेट कर दी, उनके लिए एक म्यूजिक बना दिया। एक नॉर्मल मैं कविता बोलूं, नॉर्मल मैं प्रेयर्स बोलूं, और एक उसको म्यूजिक के साथ बोलूं। तो इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया कि ऋग्वेदिक प्रेयर्स जो थी, उनको गाने के लिए उनको ट्यून सेट कर दी। और ये जो मॉडिफाइड कलेक्शन थी, प्रेयर्स को ट्यून के साथ गाने का जो सिस्टम था, क्योंकि सामवेद जो आप देखते हो, यहां से हमें म्यूजिक मेलेडीज, सामवेद में वही है, जो दूसरा वेद है, इसमें आपको म्यूजिक का इसमें बेस मिलेगा, म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद में है। तो उसे कहा गया सामवेद संहिता, उसे सामवेद संहिता कहा गया। इन एडिशन टू सामवेद, पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम्स में दो और कलेक्शंस आपके पास आई, जिनको यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता कहा गया। यजुर्वेद संहिता, जो यजुर्वेद है, कंटेन नॉट ओनली द हाइम्स बट आल्सो रिचुअल्स। तो अगर आप देखिएगा, मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में हमने देखा कि भैया सिर्फ आपके पास हाइम्स थे, दैट्स इट, मंत्र ही मंत्र थे आपके पास, मंत्र आपके पास बहुत थे मंत्र। और लेकिन उसमें सामवेद में हमने एक एडिशन क्या कर दिया, उन हाइम्स को, जो हमने हमारे पास मंत्र थे, उनके लिए ट्यून सेट कर दिया, म्यूजिक सेट कर दिया। और यजुर्वेद में हम एक स्टेप और आगे चले गए, इसमें मंत्र ही नहीं, मंत्र के साथ साथ कुछ रिचुअल्स के बारे में भी हमने बात किया। तो यजुर्वेद में हाइम्स प्लस रिचुअल्स दोनों चीज मिलेंगी। और ये रिचुअल्स जो थे, दे रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। तो इसीलिए ये सारे जो वेद हैं, इनके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया है, जिनको हमें देखना चाहिए, जिसको हमें बात करना चाहिए। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस वन। इट इज अ गुड चांस दैट वी शुड डिस्कस दीज वेद्स। ओके, तो देखिए सर, हर वेद में एक बात समझने वाली है, चार वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद के चार चार सब पार्ट्स हैं, हर वेद के चार चार सब पार्ट्स हैं। एक संहिताज है, सभी में कॉमन। एक ब्राह्मणास है। ब्राह्मणास क्या थे, ये आपके एक्सप्लेनेशंस हैं। ब्राह्मणास में आपके मेजरली जो आपकी एक्सप्लेनेशंस है, उनको लिखा गया है। आपके अरंक्यास है और उपनिषद है। उपनिषद में शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज हैं, कॉन्वर्सेशन के रूप में बताई हुई स्टोरीज है। यानी हर वेद के आगे चार सब पार्ट होते हैं, समझ रहे हो, हर वेद के चार चार सब पार्ट, संहिता, ब्राह्मणास, अरंक्यास और उपनिषद। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट है, जिसमें 10 मंडल है, टोटल 10 किताबें हैं। और इसके अंदर आपको 1028 के करीब मंत्र मिलेंगे। अच्छा, अब 10 किताबों की बात हो ही रही है, तो याद कीजिए, मैंने कल एक बात बताई थी कि ऋग्वेद की जो सबसे आखिरी, जो 10th बुक है, आखिरी किताब है, वो क्यों हमने कल डिस्कस किया था, बताओ मुझे, कम ऑन क्विकली टेल मी। ऋग्वेद की जो 10वीं आखिरी किताब है, आखिरी मंडल है, उसको कल हमने क्यों उसका जिक्र किया था, कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा कि कल हमने क्यों डिस्कशन किया था 10th बुक का? एनीबडी इन द क्लास? देखते हैं किसको याद है। Come on quickly please.
Guys, remember? Shudras at the fourth one. Very good. Nancy, really impressive. ये 10th जो किताब है, जो 10वां मंडल है, इसमें पहली बार शूद्र जो है उनको चौथा वर्ण माना गया था। ठीक है, अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे तो फिर मजा आएगा, ऐसे ही रिवाइज करोगे ना तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी। चलो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, दैट्स रियली कूल। तो 10वां का जिक्र वहां आता है। देन वी हैव द सामवेद। जो सामवेद है ये सेकेंड वैदिक टेक्स्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे चैंट्स आपको मिलेंगे। हमने कहा ना कि इन्होंने सामवेद में क्या किया जी, म्यूजिक का ओरिजिन है इनके पास। म्यूजिक का ओरिजिन इनके पास अगर है, म्यूजिक का ओरिजिन इनके पास है, तो इसमें हम लोगों ने सॉन्ग्स और चैंट्स को डाल दिया। मेलेडीज आर कॉल्ड गाना, इसको हम बोलते हैं ना भी गाना। ये गाना जो शब्द है, ये गाने वाला जो शब्द है, ये गाना वर्ड, ये मेलेडीज को गाना कहा गया। द रिमेनिंग बुक्स आर द आर्किका, ईच सेक्शन फर्दर डिवाइडेड। तो एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि यार सर सामवेद में हमने म्यूजिक बनाया, सामवेद में हमने जो है सॉन्ग्स कंपाइल किए, है ना, उनको गाना हमने कहा, मेलेडीज कंपाइल की, ये बात समझ में आएगी। यजुर्वेद बिलीव टू बी द थर्ड वैदिक टेक्स्ट, प्राइमरीली फोकस्ड ऑन वर्शिप एंड रिचुअल। तो यजुर्वेद के बारे में याद ही रखना है, इसमें क्या है सर, प्रेयर्स है, प्रेयर्स प्लस रिचुअल, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। इसमें भी दो चीज है, यजुर्वेद में भी एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो एक ब्लैक यजुर्वेद, एक व्हाइट यजुर्वेद, ये दो क्लासिफिकेशंस हैं इस यजुर्वेद के अंदर। और चारों में से जो सबसे आखिरी, सबसे नया, सबसे लेटेस्ट, जो न्यूएस्ट वैदिक टेक्स्ट है वो अथर्ववेद है, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, सबसे आखिरी में ऐड किया गया है, करीब 1200 से 900 बीसी के बीच में। ये सबसे न्यूएस्ट वैदिक टेक्स्ट है। इसके अंदर रिचुअल्स हैं एवरीडे लाइफ के, लर्निंग, मैरिज, फ्यूनरल्स, इवन कुछ फॉर्मूलाज हैं मैजिक के, इसमें मैजिक स्पेल्स, तंत्र विद्या वो भी है। ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद है ना, ये नॉन आर्यंस ने लिखा है, क्योंकि ये नॉन आर्यंस का लिखा हुआ है। पहले वाले जो तीनों टेक्स्ट हैं दे वर ऑल रिटन बाय द आर्यंस। अब नॉन आर्यंस का है, इसीलिए इसको बहुत आखिरी में एक वेद का दर्जा दिया गया। नॉन आर्यंस ने लिखा था आपका अथर्ववेद। और इसमें खास बात यही है कि इसमें एवरीडे रिचुअल्स के साथ साथ इवन तंत्र विद्या जो होती है, मैजिक स्पेल्स जो होते हैं, जादू टोना शोना मोना, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो इसके 4 पार्ट्स मैंने बताए, वो 4 पार्ट्स को भी इतना सा समझ लीजिए कि आपको बेसिक्स याद हो जाए। जो संहिताज हैं, हर एक वेद का आगे जो 4 पार्ट के संहिताज हैं, संहिताज इज ऑल अबाउट द मंत्रास एंड द बेनेडिक्शंस। ब्राह्मणास जो है, इसके अंदर कमेंट्रीज हैं, रिचुअल्स के बारे में, सेरेमनीज के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में। कमेंट्रीज है मतलब इनके अंदर एक्सप्लेनेशंस है, ये मेनली चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई। ब्राह्मणास में एक्सप्लेनेशन, हर रिचुअल, सेरेमनी और सेक्रीफाइस को एक्सप्लेन किया गया है। जो अरंक्यास है सर, ये टेक्स्ट है रिचुअल, सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस के। और उपनिषद में टेक्स्ट रिगार्डिंग द मेडिटेशंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो एटलीस्ट एक उपनिषद बिल्कुल स्टैंड आउट मिलेगा। पहला एक ऐसा टेक्स्ट है उपनिषद जिसमें फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई। तो अगर हम इंडियन फिलॉसफी को भी ट्रैक करें, इंडियन फिलॉसफी की हिस्ट्री को भी ट्रैक करते हैं, तो उपनिषदों का जिक्र आता है। तो फिलॉसफी और जो है स्पिरिचुअल जो बातें हैं वो उपनिषद में आपको मिलेंगी। तो अगर मेरे को कल को इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए कि भाई किसमें क्या चीज है, एटलीस्ट मैं बता सकता हूं, एटलीस्ट मैं इनको मैच तो कर ही सकता हूं कि संहिता में क्या है, उपनिषद में क्या है, अरंक्यास में क्या है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करी है ना, एनसीईआरटी में नहीं था ये आपको बहुत काम आएगा। आप रिवाइज करके चलिएगा इस चीज को। अभी अभी हमने देखा कि सर ये जो अथर्ववेद है,
अथर्ववेद कंटेन द चार्म्स एंड द स्पेल्स टू वार्ड ऑफ द इविल एंड द डिजीज। ये तंत्र मंत्र शोना टोना मोना सब इसमें मिलेगा। Its contents throw the light on the belief and the practices of the non-Aryans. Again, I told you अथर्ववेद जो है ये रिलेट करता है non-Aryans तो non-Aryans जो थे उनके लाइफ के बारे में अपने को नॉलेज मिलती है, उनके बिलीफ, उनके प्रैक्टिसेस, उनके रिचुअल्स का अंदाजा अथर्ववेद से अपने को मिलता है। जो वैदिक संहितास थी इनको फॉलो किया बाय सीरीज ऑफ टेक्स्ट जिनको हमने ब्राह्मणास अभी अभी आपके सामने पढ़ा। Brahmanas are full of ritualistic formula and explanations. They explain the social and religious aspect of the ritual. ये सब कुछ explain करते हैं, ये explain करते हैं कि किसी भी ritual का social और religious aspect क्या था। तो जो भी चीज हम कर रहे थे वैदिक एज में उसका explanation ब्राह्मणास में मिलेगा। जितने भी लेटर वैदिक टेक्स्ट थे इनको कंपाइल किया गया अपर गैंजेटिक प्लेन्स में, लाइक आई टोल्ड यू। तो अपर गैंजेटिक प्लेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। इफ दे आस्क यू कि भाई कहां कंपाइल हुए जी, तो लेटर वैदिक के सारे टेक्स्ट कंपाइल अपर गैंजेटिक प्लेन में हुए। इसी सेम पीरियड में सेम एरिया में डिगिंग एंड एक्सप्लोरेशंस हैव ब्रॉट टू लाइट नियरली, यहाँ पे 500 लिखा है, हमने 700 लिखा है। इसी गैंजेटिक प्लेन के आसपास जब हमने एक्सप्लोरेशंस की तो इसी अपर गैंजेटिक प्लेन में करीब करीब 700 के आसपास नई साइट्स अपने को देखने को मिली। ये सारी की सारी साइट्स थी पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स बिकॉज दे वर इनहैबिटेड बाय द पीपल हु यूज्ड द कार्थन बाउल्स एंड डिशेस मेड अप ऑफ पेंटेड ग्रे पोट्री। अब अगेन वही वाली बात होगी, इनका नाम क्यों रखा गया, पेंटेड ग्रे साइट्स क्यों बोला गया? पेंटेड ग्रे वेयर साइट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ के लोग पेंटेड ग्रे पोट्री का इस्तेमाल करते थे। पेंटेड ग्रे पोट्री के जो आपके सामने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, ये थी साहब पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। तो ये कहां नई साइट्स मिली? तो ये आपका अपर गैंजेटिक बेसिन में आपको ये सारा साइट्स वाइट्स मिलेंगे। एंड दे ऑल्सो यूज द आयरन वेपन। जो सबसे खास बात याद करने वाली है, ये नई साइट्स की खास बात थी, ये लोग आयरन वेपन्स यूज कर रहे थे। तो आयरन वेपन्स का कॉमन यूज आपको लेटर वैदिक टाइम्स में, लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा मेरे भाई। With the combined evidence from the later Vedic text and the painted graveware, Iron Phase archaeology, we can form the idea of the life of the people in the first half of this area. तो ये वेस्टर्न यूपी का एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आयरन का इस्तेमाल आपको मिलेगा अलॉन्ग विद पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री। तो आयरन और पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री की कुछ कॉमन साइट्स इन जगहों पे आपको मिलेंगी। हमें इन वैदिक टेक्स्ट से समझ में आता है कि जो आर्यंस हैं दे एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ वेस्टर्न यूपी। अपने को समझ में आ रहा है कि पंजाब से लेकर के वेस्ट यूपी तक इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया और इन्होंने कवर किया था पूरा गंगा यमुना द्वाब। जो भरत और पुरुष थे, द टू मेजर ट्राइब्स, हमने ऑलरेडी देखा, वो आपस में कंबाइन हुए। भरत और पुरु मिल करके उन्होंने एक नया अपना क्लैन बनाया, नया ट्राइब बनाया जिसको कुरु कहा गया। वी हैव डन दैट, राइट। तो भरत जो थे, भरत प्लस पुरु, ये दो क्लैन बनके दे बिकम कुरु। अच्छा, एक बात और याद आ गया आपको, ये पुरु जो थे ये हारे थे। याद कीजिए बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स में बताया था मैंने आपको कि भरत जो थे उनके खिलाफ 10 राजा लड़ने आए। इन भरत ने सबको हरा दिया, भरत क्लैन ने सबको हराया। जो पुरु थे इनको भी हराया था, पर इनके साथ इन्होंने दोस्ती कर ली। इन्होंने इनको, क्योंकि ये भी पावरफुल थे पुरु, तो भरत और पुरु मिल करके नया इन्होंने अपना ट्राइब बना दिया, नाम रख दिया गया कुरु। इन द बिगिनिंग दे लिव्ड बिटवीन द सरस्वती एंड द दृशदवती, ये नदियां हैं दोनों, तो सरस्वती और दृशदवती के बीच में रहा करते थे ये लोग, जस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ द द्वाब। बाद में कुरुज ने ऑक्यूपाई किया दिल्ली का इलाका और अपर पोर्शन ऑफ द गंगा यमुना द्वाब, जिस एरिया को कुरुक्षेत्र कहा गया। आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है वो अलग है, मतलब नाम तो वहीं से आया, उसी का छोटा रूप है। पहले ये कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा था,
कुरुक्षेत्र का मतलब होता है लैंड ऑफ कुरुस। तो कुरुक्षेत्र जो है, पहले ये आप समझ लीजिए दिल्ली से लेकर के और पूरा ये द्वाब का पोर्शन सब इकट्ठा था। ग्रेजुअली दे कोलेस्ड विद द पीपल कॉल्ड पंचाल्स। बाद में इन्हीं कुरु ने एक और दोस्ती की, इन्होंने पंचाल्स के साथ भी दोस्ती कर ली। फिर जो रूल आया वो कुरु और पंचाल इन्होंने मिल करके रूल किया, इन्होंने मिल करके किया। पूरा मिडल पोर्शन ऑफ द द्वाब को भी हासिल, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं ना। जब तक ये कुरु थे अपर गैंजेटिक में लिमिटेड थे, फिर ये मिडल गैंजेटिक में भी आ गए, मिडल द्वाब में भी आ गए। अथॉरिटी ऑफ द कुरु पंचाल स्प्रेड ओवर दिल्ली एंड अपर मिडल पार्ट्स ऑफ द द्वाब। तो इन्होंने अपना एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंशन करते चले गए। इन्होंने कैपिटल बना दी हस्तिनापुर, जो आज का प्रेजेंट डे मेरठ है। द हिस्ट्री ऑफ द कुरु ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ भारत, विच इज द मेन थीम ऑफ द ग्रेट एपिक महाभारत। तो महाभारत जो हुई, क्यों हुई? क्योंकि जो जो ट्राइब था, भारत ट्राइब की ही तो बैटल है, और भारत ट्राइब के जो अपने बच्चे, अपने लोग हैं, उनकी बैटल है, इसलिए नाम है महाभारत। महाभारत की लड़ाई 950 बीसी के आसपास लड़ी गई, जैसे मैंने आपको बताया। और ये लड़ाई कौरव और पांडव की थी, और कौरव पांडव दोनों ही जो थे वो इस भारत क्लैन के वंशज थे, भारत क्लैन के वंशज थे। ऑल्दो बोथ बिलोंग टू द कुरु क्लैन, क्योंकि बाद में वो कुरु बन गया था, भारत प्लस कुरु, दोनों के दोनों जो है कुरु क्लैन के ही थे। लेकिन दो, आपको पता ही स्टोरी, मैं क्या बताऊं। तो कौरव पांडवों की लड़ाई जो है वो इसी टाइम पे आपको मिली। As a result, practically the whole Kuru clan was wiped out, and you know the story, right? इस महाभारत की युद्ध के बाद से ही पूरा कुरु जो ट्राइब था वो खत्म हो गया। सब कुछ यहाँ पे महाभारत की लड़ाई के बाद पूरा का पूरा कुरु क्लैन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मिट गया। आज जब हम एक्सकेवेशंस करते हैं, जो खुदाई करते हैं हस्तिनापुर में, उसमें 900 से 500 बीसी के टाइम के हमको मिलते हैं। वहां पे समझ में आता है रिवील्ड एंड फेंट बिगनिंग्स ऑफ द टाउन लाइफ। देखिए, हस्तिनापुर के आसपास का इलाका, यानी आप समझ लीजिए कि मेरठ के आसपास का इलाके में 900 से 500 बीसी के बीच में शायद थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा टाउन लाइफ आ रहा था। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई थी। तो ये जो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक लोग थे, ये कौन से लोग थे? ये तो रूरल लोग थे, तो रूरल कम्युनिटी थी इनकी। लेकिन टाउन लाइफ की थोड़ा सा स्लाइट फेंट बिगिनिंग्स का, हल्का हल्का बिगिनिंग्स का अंदाजा हमें मिलता है 900 से 500 टाइम में मेरठ के आसपास। शायद थोड़ा बहुत टाउन लाइफ डेवलप हो रही थी, बट दे डू नॉट एट ऑल आंसर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हस्तिनापुर इन द महाभारत, बिकॉज एपिक वॉज फाइनली कंपाइंड मच लेटर। अच्छा देखो, महाभारत की लड़ाई तो हुई है 950 बीसी में, लेकिन महाभारत जो एपिक लिखा गया, महाभारत जो ग्रंथ लिखा गया है, वो ग्रंथ लिखा गया है 4th सेंचुरी एडी में। लड़ाई हुई है 10th सेंचुरी बीसी में। मतलब करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1300 साल का गैप है। इस लड़ाई के करीब करीब 1300-1400 साल के बाद जाकर के महाभारत का ग्रंथ लिखा गया है। इसीलिए कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी मिलेंगी जो शायद रियल में एग्जिस्ट ना भी करती हो। समझ रहे हैं? बाकी महाभारत एज एन एपिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। मटेरियल लाइफ उन लोगों की क्या थी, कैसी थी। लेटर वैदिक टाइम्स में पीपल हार्डली न्यू द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों कि लेटर वैदिक टाइम्स में भी हमें बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं मिलता। बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में शायद ही कोई लोग जानते होंगे। जो अब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्लियरली ये किससे बैकवर्ड होगी? आईवीसी से। आईवीसी के लोग बर्न्ड ब्रिक्स यूज कर रहे थे। इसीलिए इवन लेटर वैदिक में भी आपको मड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये सब डिस्कवर हुए हस्तिनापुर के आसपास एंड कुड नॉट बी इम्पोजिंग एंड लास्टिंग। ट्रेडिशन के हिसाब से वी लर्न दैट हस्तिनापुर वाज फ्लडेड एंड रेमिनेंट्स ऑफ द कुरु क्लैन मूव टू कौसंबी नियर इलाहाबाद। एक्चुअली हस्तिनापुर में बार बार फ्लडिंग की समस्या थी, बहुत बार यहाँ पे फ्लड आई। इसीलिए जो थोड़ा बहुत लोग बच गए थे महाभारत की लड़ाई के बाद, जो कुरु क्लैन के कोई भी लोग रह गए थे, वो उस हस्तिनापुर से चले गए फ्लडिंग की वजह से। और कुरु क्लैन के बचे हुए लोग इलाहाबाद के पास कौसंबी में जाकर के रहने लग गए।
जो पंचाल किंगडम थी विच कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बरेली, बदौन, फरुखाबाद, इट इज फेमस फॉर इट्स फिलोसफर किंग्स एंड ब्राह्मण थियोलॉजियंस। तो पंचाल जो राजा थे, पंचाल के राजाओं में जो ये पूरा पंचाल किंगडम कहां पे हुआ, ये जो आज के सब यूपी के एरिया है, बरेली, बदौन और फरुखाबाद, ये सब आपके यूपी, मॉडर्न डे यूपी के अंदर है। और ये पूरा पंचाल जो किंगडम था अपने फिलोसफर, राजा और थियोलॉजियंस के लिए मशहूर था। Toward the end of the later Vedic period, the Vedic people spread from Dwab further east to Kausal in the eastern UP। यहाँ पे और फर्दर एक्सपेंशन आपको होते नजर आएगा, और धीरे धीरे लोग जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहे थे, और ईस्ट यूपी में और नॉर्थ बिहार के तरफ भी लेटर वैदिक लोग आके रहने लगे। हालांकि जो कौसाल थे एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ राम is not mentioned in the Vedic literature। very interestingly, हालांकि जो कौशाल है वो राम के साथ संबंधित एरिया है, लेकिन राम के बारे में जिक्र वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलता। ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्थ बिहार में द वैदिक पीपल हैड टू कंटेंड अगेंस्ट द पीपल हु यूज्ड कॉपर इंप्लीमेंट्स एंड ब्लैक एंड रेड अर्दन पॉट्स। वेरी इंटरेस्टिंगली, जब ये वैदिक एक्सपेंशन कर रहे थे, जब ये वैदिक लोग जो थे, जब वैदिक पीपल व्हेन they wanted to expand towards south, इनकी लड़ाइयां हुई। जब ये आप ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे, वहां के जो लोकल लोग थे उनके साथ इनकी लड़ाइयां हुई। लेकिन हुआ क्या, उस एरिया में जो लोग रहते थे वो अभी भी कॉपर की चीजें इस्तेमाल कर रहे थे, वो अभी भी कॉपर इंप्लीमेंट यूज करते थे, और वैदिक लोग अब आयरन यूज कर रहे थे। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसके पास एडवांटेज थी। कौन जीते होंगे? ऑब्वियसली दे वुड हैव वन द बैटल्स बिकॉज दे वर यूजिंग आयरन इन कंपैरिजन टू द कॉपर। दोनों की पोट्री में बहुत डिफरेंस समझ में आता है। वैदिक लोग जो थे वो जो वहां पे एक तरफ पेंटेड ग्रे वेयर यूज कर रहे थे, उधर के लोग ऑलरेडी पहले वाले ब्लैक एंड रेड वेयर जो थे वो वाली पोट्री, पुरानी पोट्री यूज कर रहे थे। वेस्टर्न यूपी में दे पॉसिबली केम अप अगेंस्ट द पीपल हु यूज्ड पॉट्स ऑफ ऑकर, red color copper implements they have been living, possibly encountered them their habitations of some people using them। ये इतना डिटेल में मत जाओ, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। It is suggested that at few places they came against the rulers in the late Harappan, but these people seem to present the conglomerate। छोड़ दीजिए हड़प्पन, whoever be the component of this evidently did not occupy large areas बिकॉज वो लोग आयरन यूज नहीं करते थे। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको लिखवाया। द वैदिक पीपल सक्सीडेड, जहां भी गए इनको सक्सेस मिली बिकॉज एक्सपेंशन में, बिकॉज दे यूज्ड आयरन वेपन्स, एंड दूसरा हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी डिटेलिंग में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया कि क्या इनका चल रहा था। अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें मेरे को ना आपको और एक्सप्लेन करनी है। जैसे एक बार यहां देखिएगा नजर डाल के, अभी जब हमने बताया आपको कि भाई ये पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स अपने को मिल रही थी, तो उसका भी मुझे एक मैप मिला है, और आप यहाँ पे प्लीज नोटिस कीजिएगा, ये पेंटेड ग्रे वेयर की साइट्स है। सर पेंटेड ग्रे वेयर की साइट्स हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा ये लेटर वैदिक पीरियड की साइट्स, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स आर द लेटर वैदिक साइट्स। तो इन जगह पे ये पेंटेड ग्रे वेयर्स मिले, और खास तौर पे ये जो नई साइट्स आपको मैंने बताई, करीब 700 न्यू साइट्स आपको बताई, उनमें आपको पंजाब का रोपड़, हरियाणा का भगवानपुरा, हरियाणा का पानीपत, उधर आपका हस्तिनापुर, बरनावा, दिल्ली जिसको इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले, फिर आपका कुछ राजस्थान का इलाका इसमें आ रहा है, चक 86, और आपका बहवालपुर आ गया बीच में, है ना, मथुरा आ गया, बैरत आ गया, लखनऊ आ गया, कौसंबी आ गया, ये सब एरियाज ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। अब ये है पेंटेड ग्रे वेयर का पूरा कल्चर, इसके आसपास के कल्चर भी कंपेयर कर लीजिए साहब। अगर ये इस पूरे को कहा गया भाई ये पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर है, दिस वाज द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, तो इसके कॉन्टेम्परेरी आसपास के कल्चर भी जरा नोटिस कीजिए साहब। आप ईस्ट में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं, आपको ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री मिल रही है, देख रहे हैं सर,
पेंटेड ग्रे वेयर के ईस्ट में और साउथ में अभी भी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री है। इसके ऊपर देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखिएगा, आपको गंधार ग्रेव कल्चर मिलेगा। वेस्ट में देखिएगा पिरक कल्चर है, और नीचे साउथ वेस्ट में देखिएगा तो आपका जो है झंगार कल्चर आपको मिलेगा। और बहुत डाउन साउथ में जॉर्वे कल्चर का भी जिक्र किया गया है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्या पता कल को एक एमसीक्यू आ जाए और जहां पे आपको बोले भाई इसके आसपास का एरिया डिस्क्राइब करो, पेंटेड ग्रे वेयर के आसपास कौन सा कल्चर था, तो एटलीस्ट इतना याद रह सकता है कि सर ईस्ट में और साउथ में तो ब्लैक एंड रेड वेयर था, और इधर वेस्ट में आपका जंगार और पिरक हो गया, और ऊपर आपका गंधार ग्रेव कल्चर था। तो एटलीस्ट एक थोड़ा बेसिक आइडिया रहता है ना माइंड में, तो एमसीक्यू में कई बार ज्योग्राफिकल सेटिंग पूछ लेते हैं, अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ में मैंने एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन मुझे मिला, बड़ी अच्छी मुझे एक पिक्चर मिली। देखिए यहाँ पे बड़ा पोट्रीज का आपको समझ में आएगा। आपने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा सर? अगर आपने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा तो आपको रेड वेयर और ऑक्रे कलर पोट्री ओसीपी देखने को मिली थी, याद आ गया? अर्ली वैदिक पीरियड में रेड वेयर के साथ साथ आपको ऑक्रे कलर पोट्री ओसीपी करके बताया था आपको, ये सर अर्ली वैदिक टाइम का मिल गया आपको। अर्ली वैदिक से आप थोड़ा आगे चले, यानी यहां पे आप 1500 बीसी में, वहां से आप 1200 बीसी पे आए तो आपको मिलेगा ब्लैक एंड रेड वेयर। आपको 1200 बीसी के आसपास मिलेगा ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, जो पेंटेड ग्रे वेयर के ईस्ट में और साउथ में मिल रही थी, द ब्लैक एंड रेड वेयर, वो कुछ ऐसी है। और देखिए कंपेयर कीजिए, ये रेड वेयर वाली पोर्ट्री से कंपेयर करो ब्लैक एंड रेड वेयर को, फिर आप देखिएगा आपको मिलेगा लगभग, आप आ जाइए 900 बीसी के आसपास, और 900 बीसी के आसपास आपको ये इसके बीच में 1100 से 1400 के बीच में आपको पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलेगी। पेंटेड ग्रे वेयर किसको बिलोंग करती है? लेटर वैदिक को ज्यादा बिलोंग करती है, क्योंकि अर्ली वैदिक में रेड वेयर थी, तो इधर पेंटेड ग्रे वेयर आपको लेटर वैदिक में मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और थोड़े आगे चले जाइए 600 बीसी में, अभी हमने स्टडी नहीं किया है पर हम बता रहे हैं। फिर इसी में आगे चल करके आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर देखने को मिलेगी, जो 700 से 200 अभी तक की सबसे फाइनेस्ट है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है, इट्स अ वेरी वेरी फाइन पोट्री, आप खुद कंपेयर भी करके देख सकते हैं। तो सर अगर मेरे को वैदिक पोट्री का टाइमलाइन लिखने को आ जाए, अब मैं लिख लूंगा। अब मुझे पता है कि सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पुरानी सर रेड वेयर है। रेड वेयर एंड ओसीपी सबसे पुरानी, जो अर्ली वैदिक के साथ है। फिर इनके आगे बढ़ेंगे, आगे कंपैरिजन करेंगे, तो फिर मेरे को ब्लैक एंड रेड वेयर मिल जाएगी, ब्लैक एंड रेड वेयर मुझे पोट्री मिलेगी। फिर मुझे आगे चलना है तो मुझे पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगी, और उसके आगे चलूंगा फिर मुझे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिलेगी। तो ये ना एक टाइमलाइन आप जरूर याद रख के चलिएगा, पता नहीं चलता, कई बार ऐसे एमसीक्यू आ जाता है, आपकी नॉलेज कई बार कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस तरह के टाइमलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, ये सर कहां के साथ जोड़िएगा? महाजनपद के पीरियड के साथ। आप जानते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में आपको महाजनपद मिलेंगे, 16 महाजनपद हुए हैं, इसी में वो मगध और सब बड़े बड़े राज्य जो बने थे वो बने थे। तो यहां पे आप अर्ली वैदिक में प्रॉपर ये पोट्री, लेटर वैदिक में प्रॉपर ये पोट्री, और इन दोनों के बीच में, ट्रांजिशन के बीच में ब्लैक रेड वेयर। और जब आप पूरे महाजनपद पीरियड में चले गए, 700 से 200 महाजनपदों का टाइम, उस टाइम पे आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, तो इनके साथ ये जोड़ दीजिएगा। अगर मैच करने को आ जाए कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहां कौन से पीरियड को बिलोंग करती है, तो गलती से भी लेटर या अर्ली वैदिक मत लिखिएगा। नॉर्दर्न पॉलिश वेयर महाजनपद पीरियड के साथ, पेंटेड ग्रे वेयर को कहीं और मत लिखिएगा, इसको लेटर वैदिक के साथ लिखिएगा। रेड और ओसीपी को रेड वेयर और इसको तो अर्ली वैदिक के साथ लिखिएगा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन है, दिस इज ट्रांजिशन, जब अर्ली से लेटर वैदिक के बीच में आती है ब्लैक रेड वेयर पोट्री। अब मुझे बता दो, एकदम क्लियर हो गया, दिमाग में छप गया कि नहीं छपा? एक बार बताओ जरा फटाफट से। हाँ जी, याद रहेगी टाइमलाइन? याद रहेगा ये पॉइंट आप लोग को?
यस बच्चा पार्टी, क्लियर हो रहा है बच्चा पार्टी को? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने ये वाला पार्ट तो आपको करवा दिया, ये वाली चीज तो हमने यहां पे आपको देख ली। अब जरा नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसमें अगली जो चीज आपको समझनी है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पेंटेड, अगला हेडिंग डालिए। पेंटेड ग्रे वेयर, आयरन phase culture and later वैदिक इकोनॉमी। आइए जरा ये चीज समझते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर का आयरन फेज कल्चर और लेटर वैदिक इकोनॉमी के बारे में आप प्लीज नोट्स लिखिएगा। अब नोट पहले लिखेंगे, फिर हम बाद में बुक से डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या लिखनी है भाई? देखिए, सबसे पहले लगभग अराउंड 1000 बीसी, 1000 बीसी के आसपास जो है, सबसे पहले आयरन का यूज हमें मिलेगा। आयरन एक्चुअली अपीयर्स इन द सीन इन कर्नाटका। सबसे पहले देयर इज अ प्लेस इन कर्नाटका कॉल्ड एज धारवाड़। आपने जरूर सुना होगा धारवाड़, ये रिसोर्स, इंडियन रिसोर्सेज में बड़ा फेमस है। तो धारवाड़ एक एरिया है कर्नाटका में। तो सबसे पहले वहां पे आयरन अपीयर का मतलब है आयरन को सबसे पहले वहां पे माइन किया गया, आयरन को सबसे पहले वहां देखा गया। करीब करीब 1000 बीसी के पास धारवाड़ कर्नाटका में आयरन हमको मिलता है। ये लोग जो थे आयरन को, अब आयरन तो हम लोग बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते थे? तो आयरन वॉज एक्चुअली नेम्ड एज कृष्ण अयास। इन्होंने आयरन का नाम रखा कृष्ण अयास या फिर श्याम अयास। आपको याद है हमने पहले भी बताया था कि अयास जो वर्ड है ये लोग मेटल के लिए इस्तेमाल करते थे। और कृष्ण क्यों? क्योंकि वो डार्क कलर का, काले रंग का है ना, तो कृष्ण भी कहते हैं, भी कृष्ण भी सांवला था। तो कृष्ण के रंग पे आयरन का रंग जो था वो कृष्ण के रंग से मिला करके इन्होंने उसका नाम कृष्ण अयास रख दिया। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग थी आयरन को लेकर के। ठीक है सर? तो इसीलिए आयरन का जो नाम है वो कृष्ण अयास या श्याम अयास के नाम से आपको मिलेगा। वेद के अंदर आयरन तो हम लोग बोलते हैं, राइट? अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, आपने क्या पढ़ा था, हमने क्या लिखवाया था कि अर्ली वैदिक लोग जो थे, तो अर्ली अर्ली वैदिक पीपल कैसे थे? पेस्टोरल, राइट? उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? जानवर, जो कैटल थे, तो देवर पेस्टोरल पीपल। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे लेटर वैदिक के लोगों के साथ, प्लीज कंपेयर कीजिएगा इस चीज को, दैट लेटर वैदिक पीपल, ये खाली बॉक्स के लिए है, मेन उसमें। लेटर वैदिक पीपल जो थे उनको कितना डिफरेंट है अर्ली वैदिक के साथ, कि लेटर वैदिक पीपल, their main livelihood was एग्रीकल्चर। ठीक है साहब, आ गया फर्क? अर्ली वैदिक वाले जो थे उनका एग्रीकल्चर वाज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, नॉट मेन ऑक्यूपेशन, उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। लेकिन ये लोग जो है यहाँ पे, ये लोग जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इनका तो मेन लाइवलीहुड एग्रीकल्चर। तो एक क्लियर चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा, और इस चेंज को याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो पढ़ना है आपको कंपेयर करके पढ़ना है, लेटर वैदिक अर्ली वैदिक को कंपेयर करके आपको पढ़ना है। और हमें इसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हमको मिले। ठीक है? तो लेटर वैदिक लोग जो थे इनके चीफ क्रॉप्स क्या थे? ये सबसे ज्यादा कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे? तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे व्हीट एंड राइस। तो यहां से आपको व्हीट और राइस कल्चर भी मिल रहा है। यहां से व्हीट और राइस कल्चर इनके चीफ क्रॉप्स थे, आपको जो देखने को मिलेगा। बार्ले ये लोग कम ग्रो करते थे। देखिए यहां से फर्क आना शुरू हो गया।
जहां तक बात बार्ले की है, इट वॉज कंपैरेटिवली लेस प्रेफर्ड क्रॉप। बार्ले वॉज द मेन क्रॉप ऑफ आईवीसी। इंडस के लोग खाते थे व्हीट और बार्ले, लेकिन लेटर वैदिक के अंदर जो कल्चर शुरू हुआ वो व्हीट और राइस हुआ, जो आज तक बना हुआ है हमारे देश में। आज भी व्हीट और राइस का कल्चर है, बार्ले आज भी हम लोग कम खा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज था जो लेटर वैदिक लोग लेकर के आए, और आज तक हमें वो चीज देखने को मिल रही है। अच्छा, राइस को इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया था। जो राइस है, राइस वॉज कॉल्ड व्रीही। राइस का नाम था व्रीही एज पर द वैदिक टेक्स्ट। तो कल को मान लो ये एमसीक्यू आ जाए कि बताओ कौन सा फूड क्रॉप है जिसको व्रीही के नाम से बोला गया, वीट, बार्ले, राइस, कुछ ऐसा बोल दें, तो याद रखिएगा कि राइस का नाम था व्रीही एज पर द वैदिक टेक्स्ट। इसके अलावा वीट और राइस तो ग्रो किया ही किया, ये लोगों ने एक और चीज बड़े लार्ज स्केल पे किया। दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑल्सो वैरायटी ऑफ लेंटिल्स। दालें बहुत प्रोड्यूस करी, तो लेंटिल्स भी बहुत करते थे, दाल चावल खाने वाले लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी पल्सेस, बहुत सारी लेंटिल्स जो है ग्रो की, जो अपने को समझ में आता है। ठीक है जी। इसके अलावा व्हाट अबाउट देयर कल्चर? चलो एग्रीकल्चर समझ लिया, कौन से क्रॉप ग्रो करते थे समझ लिया, और क्या हो रहा था यहाँ पे? वेल, लेटर वैदिक टाइम्स में वी ऑल्सो सॉ डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। इन लोगों की लाइफ में बहुत सारा डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अनडाउटेडली दे स्टार्टेड द यूज ऑफ आयरन। आयरन का इस्तेमाल तो ये लोग ने किया ही किया, बट प्लीज रिमेंबर कॉपर वॉज ऑल्सो यूज्ड। ऐसा नहीं कह सकते कि भी आयरन का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो कॉपर बिल्कुल ही बंद कर दिया। कॉपर वॉज यूज टू, कॉपर का भी इस्तेमाल इन्होंने कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो जो हमारी पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स हैं, पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स में वी सॉ कॉपर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। हमें कैसे पता चला? क्योंकि पेंटेड ग्रे साइट जो एक्चुअली में आयरन के एविडेंसेस की साइट्स है, वहां पे भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हमको मिले। तो ये एज में आयरन के साथ साथ कॉपर भी यूज हो रहा था, ऐसा आप मान के चल सकते हैं, ठीक है सर। हमने यहां लिखा बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग इन्वॉल्व थे। किस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे? भाई ये लोग सब कुछ कर रहे थे। देवर इनटू वीविंग, ठीक है, वीविंग ये लोग करते थे। लेदर वर्क में एक्सपर्ट बन रहे थे, लेदर वर्क ये लोग करते थे। इसके अलावा पोट्री, कारपेंटर थे, कारपेंटर का काम भी करते थे, पोट्री भी करते थे। तो ये सब, ये बहुत सारे डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट ये लोग जो है देवर इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो डाइवर्स इनका यहाँ पे हुआ है। As far as poetries are concerned, please note it down. Please, this as a very important star mark point. Four types of poetry. We saw the four types of the poetry in the later Vedic period. तो ये लेटर वैदिक पीरियड में अपने को चार अलग अलग टाइप की पोट्री देखने को मिलती है। चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री इन द लेटर वैदिक पीरियड। कौन कौन सी हैं साहब? सबसे पहले ब्लैक रेड वेयर। एक हमने को ब्लैक रेड वेयर देखने को मिलती है। दूसरी हमें यहां पे एक मिलती है ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिलती है। तीसरी पेंटेड ग्रे वेयर तो है ही, जो सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो पेंटेड ग्रे वेयर तो है ही। चौथी रेड वेयर भी है, जो हमें यहां यूज में मिलेगी, रेड वेयर। रेड वेयर वॉज कंपैरेटिवली मोस्ट पॉपुलर। इन सब में से सबसे पॉपुलर थी रेड वेयर, मोस्ट पॉपुलर। और ब्लैक ग्रे वेयर, जो पेंटेड ग्रे वेयर जो थी, इसको माना गया है मोस्ट डिस्टिंक्टिव। मोस्ट डिस्टिंक्टिव वॉज पेंटेड ग्रे वेयर और मोस्ट पॉपुलर वॉज रेड वेयर।
ये प्लीज नोट कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। कौन कौन सी पोट्री लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिली? ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट पोट्रीज आपको यहां देखने को मिलती है। इनके हम लोगों ने इनके पिक्चर भी लगा रखे हैं, इफ यू वांट टू सी। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। एक ब्लैक स्लिप्ड वेयर भी देख लीजिए, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। ब्लैक स्लिप्ड वेयर कुछ इस तरह की पोट्री आपको मिलेगी देखने को। ये चारों पोट्री यहाँ पे थी। और क्या कल्चरल लाइफ में और क्या चेंजेस आए ये लोग के, इसी हेडिंग के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा। हमें देखने को मिलता है, वी एक्चुअली सॉ द सेटल्ड लाइफ, we saw the settled life in later Vedic times। क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट हो गए ना, सोचिए ना। अर्ली जो वैदिक, मैं फिर से कंपेयर करूंगा, जो अर्ली वैदिक लोग थे वो पेस्टोरल्स थे, है ना। इसलिए वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, अपने जानवर के साथ, अपने पशु के साथ हर जगह जाते थे। तो क्योंकि वो नोमैडिक क्यों बने? बिकॉज दे वर मेनली पेस्टोरल्स। अब ये थे एग्रीकल्चरिस्ट, ये खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। तो इन्होंने एक जगह जहां पे खेती बाड़ी कर दी है वहीं पे बसेंगे ना, अपने खेत के पास ही तो घर बनाएंगे। तो सेटल लाइफ क्यों हुई यहाँ पे लेटर वैदिक टाइम्स में? बिकॉज एज देवर एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे तो सेटल लाइफ हुई, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर और क्राफ्ट दो चीजों की वजह से इनके यहाँ पे सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, जो अर्ली वैदिक टाइम्स में मिसिंग था। ये खास कंपैरिजन याद रखिएगा, ठीक है सर। इन्होंने ना दो बड़े इंटरेस्टिंग, जो इनका पंजाब और हरियाणा का एरिया था, जो इनका पंजाब हरियाणा वाला एरिया था, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड द मदरा एरिया। इसको ये लोग ने नाम दिया था मदरा एरिया। और जो राजस्थान का एरिया था, उसे ये लोग कहा करते थे मत्स्य एरिया। अब ये सर कहां काम आएगा? ये एमसीक्यू में काम आ सकता है कि मादरा एरिया में कौन कौन सा एरिया है प्रेजेंट डे का, मत्स्य में कौन कौन सा एरिया है, ऐसा बोल करके। एक और चीज नोट करनी है, नॉट मेनी टाउन्स वर बिल्ट इन लेटर वैदिक टाइम्स। कोई बहुत ज्यादा ये लोग ने टाउन्स वगैरह नहीं बनाए। टाउन्स को लोग बोलते थे नगर। तो कोई बहुत ज्यादा नगर, बहुत ज्यादा टाउन्स ये लोग ने नहीं बनाए। अभी भी इनका जो मेनली लिविंग था, थोड़े बहुत एविडेंसेस कहीं पे हैं, लेकिन मोस्टली जो लेटर वैदिक टाइम्स के लोग थे दे वर स्टिल रूरल पीपल, और गांव में ही रहा करते थे। टाउन्स वगैरह यहां ज्यादा टाउनशिप नहीं बना है। हालांकि कुछ कुछ टाउन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, प्लीज उसको एज अ स्टार मार्क लिखिएगा। some primitive towns जो थोड़े बहुत टाउन्स यहां बने, उसमें दो चीजें आपको, दो साइट्स इंपॉर्टेंट है। एक हस्तिनापुर और दूसरा कौशंबी। हमने अभी इसके बारे में पढ़ा भी था। तो कौशंबी और हस्तिनापुर ये दोनों प्रिमिटिव टाउन्स है। प्रिमिटिव टाउन्स क्यों कह रहे हैं? यहां भी प्रॉपर अर्बन कल्चर नहीं था, प्रोटो अर्बन कल्चर था। इनको हम एज अ प्रोटो अर्बन साइट भी बोल सकते हैं। प्रोटो अर्बन साइट्स, प्रॉपर फुल फ्लेजेड मैच्योर अर्बन कल्चर नहीं था, अर्ली अर्बन कल्चर था। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा अर्बनाइजेशन, स्लाइट बिगनिंग। तो वैसे ज्यादातर टाउन्स नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाउनशिप बनी, कुछ कुछ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई, वो हस्तिनापुर और कौशंबी में बनी, जो प्रोटो अर्बन साइट्स हैं, कहां की? लेटर वैदिक टाइम्स के लिए। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपके लिए? चलिए, ओवरऑल क्या बोलेंगे सर? ओवरऑल
ग्रेट एडवांस इन द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अगर आपको कंक्लूड करना हो ओवरऑल लाइफ कैसी थी, इट वाज हैविंग ग्रेट एडवांस। ठीक है, तो ये लोग एडवांस तो कर रहे थे, ये लोग अच्छा ग्रो तो कर रहे थे, तो ओवरऑल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसको कल यहां से करेंगे कंटिन्यू। That's it from my side in today's class. I hope you have learned something, guys. I hope you have enjoyed today's class. आज की क्लास में बस फिलहाल इतना ही, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अब आपकी 3 बजे क्लास है इकोनॉमी की, 3 बजे इकोनॉमी की क्लास है, और सुबह 10 बजे आपकी न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास है, जो सुबह नहीं हो पाई, मैं फिर उठने में लेट हो गया आज, तो क्योंकि कल रात को बहुत लेट काम करके सोया था, आप लोगों के लिए बहुत सारी स्लाइड्स बना के सोया था, सुबह अलार्म सुनाई नहीं दिया यार। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट, थैंक यू सो मच, होप यू हैव एंजॉयड। तो 3 बजे क्लास है, 3 PM यू हैव इंडियन इकोनॉमी क्लासेस। अभी कुछ दिन 3 बजे ही क्लासेस होगी इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि अभी ज्योग्राफी फिलहाल ऐड नहीं कर रहे, अभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन हो रखा था। अभी 2 सब्जेक्ट चलेंगे साथ में, फिलहाल कुछ टाइम के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमी को लेकर के चलता था कि इनको स्पीड अप करते हैं, इकोनॉमी और हिस्ट्री को फटाफट से कंप्लीट करना है, तो पहले ये 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, और 10 बजे यू हैव योर क्लास, 10 बजे की जो क्लास है इट विल बी योर न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के लिए, वैसे सुबह होगी, आज के लिए फिलहाल 10 बजे की क्लास है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू गाइज एट 10 AM फॉर न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड 3 PM फॉर इकोनॉमी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।